जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, पाकिस्तान इज गोइंग टू डाई, पाकिस्तान मरने जा रहा है। और मैंने उसके 5 कारण लिखने के लिए या कहने कहा है कि मैं इसके 5 कारण बता रहा हूं। हालांकि सिर्फ 5 नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कारण है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे को अभी एक लिमिट के तौर पर इसको देखना जरूर पड़ेगा कि असलियत में मामला है क्या। असलियत में जीवन और मृत्यु क्या है। जीवन और मृत्यु आपके, या लाइफ एंड डेथ का अगर आप मैं क्वेश्चन बताऊं, तो लाइफ एंड डेथ असलियत में एक इंसान की लाइफ या डेथ वो नहीं है कि वो उसका जन्म हो गया तो वो लाइफ है और उसके बाद वो खत्म हो गया, यानी शरीर जो है वो खत्म हो गया तो डेथ है। इंसान जब इंटेलेक्चुअली यानी मानसिक तौर पर खत्म हो जाए, या उसकी सद्बुद्धि का उसकी जो दिमाग है वो काम करना बंद कर दे, या फिर उसका शरीर जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग अगर नहीं कर पा रहा, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर समझ लीजिए कि वो एक इंसान की डेथ है। जिस तरीके से एक इंसान होता है ना दोस्तों, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक कंट्री यानी देश भी होता है। अगर आप ये देखें कि असलियत में उस देश की सबसे बड़ी खास बात क्या है, तो दोस्तों किसी भी देश की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उसकी एक टेरिटरी यानी उसका एक क्षेत्र होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी एक सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होती है। तीसरी उसके पास एक डिफेंस होता है, और चौथा उसके पास एक इकोनॉमिक पावर होती है, या जिसे आप कहें अर्थव्यवस्था होती है। ये 4 मेन चीजें, हालांकि इसके अलावा किसी भी कंट्री या किसी भी देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो किसी भी कंट्री को सरवाइव करने के लिए या बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक भूखंड होता है, एक सॉवरेनिटी यानी एक संप्रभुता होती है, डिफेंस होती है, इकोनॉमी होती है, उसके बाद एक सरकार यानी कि गवर्नमेंट होती है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये 5 चीजें किसी भी देश के अंदर अगर प्रेजेंट हैं तो वो समझ लीजिए वो एक कंट्री है, वो एक नेशन है, वो एक राष्ट्र है, और वो राष्ट्र होने की वजह से वो सरवाइव कर रहा होता है। लेकिन जब इसके इसी फाउंडेशंस के अंदर, जब उस कंट्री के, उस देश के इसी फाउंडेशंस के अंदर जिस तरीके की जंग लगनी शुरू हो जाए, या किसी उस देश की फाउंडेशंस यानी उस देश की जो नींव है उसके अंदर किसी भी तरीके का रस्टिंग शुरू हो जाए, जंग लगनी शुरू हो जाए, तो ये समझ लीजिए डेथ ऑफ दैट कंट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। उस देश की मृत्यु शुरू हो चुकी है, या वो देश मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ, अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ, एक देश जो है वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए इनमें से 5 या हो सकता है 5 से कहीं ज्यादा चीजें किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या उस देश की उस सिचुएशन के अंदर वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर टेरिटरी की, तो एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई अ कंट्री इज गोइंग टू डाई, और खासकर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज गोइंग टू डाई, पाकिस्तान की मृत्यु कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां एक है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। अब किसी भी देश का एक क्षेत्र है, हम मानते हैं पाकिस्तान ऑल्सो हैव इट्स टेरिटरी, लेकिन अगर आप देखें तो उस टेरिटरी के अंदर एक यूनिटी यानी एकता होनी चाहिए, और उस यूनिटी के साथ साथ अगर उस देश को देखें तो उस टेरिटरी का जो यूनिटी के साथ साथ उसके अंदर जो आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन है, जब तक उस देश के अंदर वो आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन यानी वैचारिक एकीकरण नहीं चलेगा, तब तक वो देश कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। जमीन के एक टुकड़े को देश नहीं कहा जा सकता। उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म होती है, राष्ट्रवाद की भावना होती है दोस्तों। उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है, यानी राष्ट्रवाद की भावना है। जब जब एक देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती रहेगी या जिंदा रहेगी, वो देश जिंदा रहेगा। अब वो राष्ट्रवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है, वो सेंस ऑफ वी यानी हम की भावना है। ये असलियत में यहां पर ये जो कंट्री यानी देश जो होता है, वो किसी भी रिलीजन यानी धर्म से बड़ा है, वो किसी भी रेस यानी प्रजाति से बड़ा है, वो किसी भी कास्ट यानी धर्म से बड़ा है, वो किसी भी क्लैन यानी कबीले से बड़ा है, या फिर वो किसी भी रीजन यानी क्षेत्र से बड़ा है। भाई आई एम फ्रॉम हरियाणा, अगर मैं बात करूं, मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन अगर रियलिटी में देखी जाए तो मेरे को हरियाणा की आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए।
यस भाई, मैं पला बड़ा हरियाणा के अंदर, मतलब बहुत ही प्राइमरी लेवल तक तो मैं हरियाणा के अंदर ही रहा। बहुत एबीसीडी मैंने गांव के अंदर रह के सीखी, अपनी दादी के पास रह के सीखी। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या मेरे को हरियाणा की आइडेंटिटी से कोई लेना देना है, तो असलियत में मेरे लिए हरियाणा की जो आइडेंटिटी है वो जीरो वैल्यू रखती है। ऐसे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे न जाने कितने हैं। मैक्सिमम इंडिया के अंदर ऐसे सर्वाइव करते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके लिए हरियाणा या उनके किसी भी रीजन की आइडेंटिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इंडिया में हैं। तो एक कि किस क्षेत्र से या किस भाषा भाषी प्रदेश से आते हो, उसके लिए एक हल्का सा हिंट देने के लिए। और रियलिटी ये है, इसके अलावा आप कोई मेरी भाषा से भी ना पहचान पाए कि मैं कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, जब तक कि मैं उसकी बिल्कुल देसी वाली इत गया उत गया टाइप का ना कर दूं, तब तक किसी को नहीं पता लगेगा। ये एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो मेरे अंदर है, ऐसी मेरे बहुत सारे दोस्तों के अंदर है, या जितने भी लोगों को मैं जानता हूं सबके अंदर यही है। वो अपने रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लैन, इस भी चीज को देखें। यानी कि लैंग्वेज, अगर मैं भाषा आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी को प्रेम करता हूं। इसका मतलब ये है कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, और मैं हिंदी को जितना सम्मान देता हूं, शायद उससे कहीं ज्यादा सम्मान मैं कोलावेरी डी से लेकर बहुत सारे दूसरे गाने सुनकर, और आजकल एक बहुत बहुत प्यारे से म्यूजिक वाला एक तमिल गाना सुना मैंने, बहुत ही प्यारा म्यूजिक। मैं अभी उसके बोल याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ये रियलिटी अगर आप देखें तो म्यूजिक से लेकर, कल्चर से लेकर, ट्रेडिशन से लेकर, मुझे तमिलनाडु का ज्यादा पसंद आता है या साउथ का ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि मेरे को वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कंपैरेटिवली मुझे नॉर्थ के कल्चर के। तो इसका मतलब ये है कि मैंने भाषा और सब चीज़ों को छोड़कर मैंने कल्चर को प्रेफरेंस दी, या मैंने उस सिस्टम को प्रेफरेंस दी जो मेरे देश का हिस्सा है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर असलियत में कंट्री जो है वो सबसे पहली जो बात करती है वो रिलीजन की बात करती है, यानी रिलीजन इज सुप्रीम। अब रिलीजन इज सुप्रीम जब हो जाता है तो इसका मतलब ये है अदर रिलीजन्स आर इंफीरियर। यानी आपका धर्म अगर सुप्रीम है तो दूसरे धर्म जो है वो कहीं ना कहीं इंफीरियर हो जाते हैं। और जब धर्म इंफीरियर होते हैं तो वहां रिलीजन की जो इंटरप्रिटेशन होती है, यानी व्याख्या जो होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी शुरू हो जाती है। और जब धर्म की व्याख्या के ऊपर आप बात करना शुरू कर देते हैं, धर्म की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से सेपरेशन शुरू हो जाता है। असलियत में आपने अपनी नींव को ही उस जगह पर रखा जहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामिक और रिपब्लिक दो एक जैसी चीजें हो ही नहीं सकती। इस्लाम में रिपब्लिक और रिपब्लिक के अंदर गवर्नमेंट, ये कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंटरप्रिटेशन अगर सेपरेशन का होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले टीटीपी, तहरीक लबैक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बाद लबैक वाले, उसके बाद देवबंदी, उसके बाद बरेलवी, उसके बाद अहमदिया, उसके बाद क्या नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, उसके बाद सिंध लिबरेशन आर्मी एंड सो ऑन। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, रिलीजन और रेस, यानी धर्म और प्रजाति के नाम पर बन चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो चुका है। और अब ये लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि मेरे वाले फार्मूले से लड़ोगे, अपने वाले फार्मूले से लड़ोगे, या कौन से वाले फार्मूले से लड़ोगे, क्योंकि सारे के सारे जो फार्मूले हैं उन सबसे जब तक नहीं लड़ोगे तब तक काम चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तान इज गोइंग टू डाई, क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जितने भी होते हैं किसी भी देश को बर्बाद करने वाले, वो कहीं ना कहीं पनपते जा रहे हैं। विखंडनकारी जो शक्तियां हैं पाकिस्तान के अंदर वो लगातार मजबूत होती जा रही हैं। और जो विखंडनकारी शक्तियां अगर मजबूत होना शुरू कर दे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि आगे आने वाला समय उस देश के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत भरा है। अब ऐसी सिचुएशन में इसी टेरिटरी का जो दुश्मन दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है इनकी पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे, पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस चीज के ऊपर हम राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजों को बता चुके हैं कि वहां पर एक फैक्टर काम कर रहा है सरकार का, यानी गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट के एक सेक्शन के अंदर है आर्मी, और दूसरे सेक्शन के अंदर यहां पर है आईएसआई। तीसरा यहां पर एक सेक्शन जो मौजूद है वो है रिलीजियस क्लास का, यानी धार्मिक समूह जो हैं उनका। और चौथा यहां पर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स या फिर जिसे कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स,
फ्रिंज एलिमेंट्स या फिर जिन्हें कहा जाएगा रेडिकल इस्लाम को मानने वाले या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी हाफिज सईद जैसे लोग जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। अब ऐसे में सरकार जो है वो सरकार जैसे भारत के अंदर कैसी भी सरकार है, लेकिन भारत के अंदर जो भारत सरकार है वो केवल और केवल भारतीयों के मतलब भारत सरकार के दम पर चलती है, मोदी जी के गवर्नमेंट के दम पर चलती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आर्मी अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट बना के बैठी हुई है, जो आईएसआई या रॉ जो है अपना कोई कुछ नहीं, सबकी ऐसी तैसी आसाराम जैसे जेल में तुम्हारी बैठो आराम से, समझे। जो धर्म गुरु से लेकर जो ये लोग हैं सारे के सारे उठा उठा के जेल में फेंक रखे हैं। जो भी सत्ता को चुनौती देगी, यानी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे दूसरे इदारे कहो या दूसरे सेक्शंस कहो, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि वो कहीं ना कहीं एक यूनिट की तरह काम करने की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करते हैं और गाहे बगाहे टाइम टू टाइम आए दिन कुछ ना कुछ मामलों को लेकर कहीं ना कहीं इन सेक्शंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। यानी तहरीक ए लबैक जो है, ये मतलब तहरीक ए लबैक जो है TLP, समझे, तहरीक के लबैक पाकिस्तान जो भी है, ये अगर आप देखोगे तो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रांस के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान सरकार जो है उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें, इंडिया का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें या कुछ भी करें। अब ऐसी सिचुएशन में सरकार कमजोर है। अब ऐसे मामला उठ के आ रहा है कि आर्मी के जो जनरल बाजवा हैं वो अपना दोबारा एक्सटेंशन लेने के लिए कहीं ना कहीं तहरीक लबैक जो है, लबैक वालों को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो मूवमेंट करें। ऐसे ही मौलाना आ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसी तरीके से ISI और आर्मी का 36 का आंकड़ा, जनरल फैज और जनरल बाजवा, इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई, और इसके बाद किस तरीके से फ्रिंज एलिमेंट्स, ये सारे के सारे सरकार के ऊपर घाग की तरह, मतलब एक जिसे कहते हैं कि केकड़े की तरह कहें या किसी भी तरीके से चिपके हुए हैं, और इस हद तक चिपके हुए हैं कि सरकार इनसे पार पाने का कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पा रही। अब क्योंकि सरकार इनसे पार पाने का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कमजोर है और ये सारे के सारे अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ट्विस्ट करके अपनी बातों को आगे बढ़वा रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो सरकार को अपनी कमजोरी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं सॉवरेनिटी की, अगर हम सॉवरेनिटी, टेरिटरी के बारे में बता दिया और सरकार के बारे में बता दिया, सॉवरेनिटी की बात करें तो संप्रभुता, पाकिस्तान की संप्रभुता और डिफेंस कभी भी इसके अपने रहे ही नहीं। यस, अब इसके ऊपर अगर आप डिस्कस करने लगे तो कभी भी इसकी संप्रभुता इसकी थी ही नहीं। पाकिस्तान मेरे हिसाब से कभी भी एक संप्रभु राष्ट्र यानी सॉवरन नेशन कभी भी रहा ही नहीं, सॉवरन कभी भी नहीं रहा, और इसका डिफेंस हमेशा अपने दिमाग से या अपनी प्रोटेक्शन के लिए कभी भी नहीं डेवलप हुआ। इसका डिफेंस हमेशा इंडिया सेंट्रिक रहा, और इस इंडिया सेंट्रिक आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया। लेकिन इस डिफेंस का असर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन माना किसको? इंडिया को। अब पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी खास बात रही या समस्या रही कि इंडिया ने पाकिस्तान को केवल तब तक दुश्मन माना जब तक कि इंडिया पाकिस्तान से आगे नहीं निकल गया, क्योंकि शुरुआत में पाकिस्तान एक छोटा देश था और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का चहेता था। अब क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का चहेता देश पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के ऊपर इतना कोई कंपल्शन नहीं होता था, और इंडिया जो है क्योंकि वो एक क्या नाम है कम्युनिस्ट कंट्री था, बड़ा देश था, तो इसके ऊपर हमेशा कंपल्शन से लेकर दबाव हमेशा बने रहते थे, और दुनिया के खासकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान का इस्तेमाल हमेशा इंडिया के अगेंस्ट करते थे। जैसे आज के दिन चाइना जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के डिफेंस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, हमेशा इंडिया सेंट्रिक रहा कि इंडिया को हराना है या इंडिया ने हमला किया तो हम क्या करेंगे। और इंडिया फियर या इंडिया फोबिया पाकिस्तान के अंदर हमेशा बना रहा, और इसी इंडिया फोबिया के चलते हर देश ने जो भी पाकिस्तान का दोस्त बना उसने पाकिस्तान की संप्रभुता के ऊपर हमला किया, और पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद संप्रभुता को गिर भी रख दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल अमेरिका
और यूरोपियन कंट्रीज के रूप में शुरू में देखेंगे, और बाद में अगर आप देखेंगे तो चाइना के रूप में देख रहे हैं। असलियत में अगर आप देखें तो चाहे जब से पाकिस्तान बना है तब से, क्योंकि इंडिया से दुश्मन रहा और अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज इस चीज को जानते थे कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये बना ही टू नेशन थ्योरी के बिहाफ पर है। अगर ये टू नेशन थ्योरी उस टाइम पर ठीक थी तो वो टू नेशन थ्योरी अब मैनी नेशन थ्योरी के रूप में पाकिस्तान के अंदर खुद पनप रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के खुद के लोग शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे को इस बात पे लेकर लड़ते हैं कि कौन से वाला ज्यादा प्योर है। इसी तरीके से तहरीके तालिबान वाले रिपब्लिक सिस्टम से लड़ते हैं, और रिपब्लिक वाले जो हैं वो आपस में इसलिए लड़ते हैं कि सिंधी और बलूची दोनों अलग अलग हैं, और सिंधी और पंजाबी दोनों अलग अलग हैं। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि असलियत में इनकी अब वो मैनी नेशन थ्योरी है, जिसमें पहले इनके जो फोर फादर्स थे, जो मतलब जाहिल अनपढ़ गवार और इस तरीके के लोग थे, जो मतलब आइडियोलॉजिकली बेवकूफी कहा जाएगा, उन लोगों ने ये कहा कि दो धर्म के लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। यानी वो इस चीज को समझना ही भूल गए कि इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम जो है वो अपने आप में बहुत सारे सेक्ट्स में बटा हुआ है, और यही कारण है कि शिया और सुन्नी एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते, और इसी हिसाब से ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते, और उसी तरीके से बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी या दूसरे देश भी हैं जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका ने इस चीज का फायदा उठाया, पाकिस्तान को कभी पनपने ही नहीं दिया, पाकिस्तान को एड देते रहे। और कभी भी एक बात याद रख लेना दोस्तों, जिस देश को या जिस इंसान को फ्री में पैसा मिल जाए और उस फ्री के पैसे पर पलने की आदत पड़ जाए, वो समझ लीजिए बर्बादी के दौर पर, बर्बादी के कागार पर आगे बढ़ रहा है। और एक ऐसा इंसान जिसको फ्री में पैसा मिल रहा है, फ्री में हथियार मिल रहा है, और वो सोच रहा है कि इस हथियार का इस्तेमाल वो अपने दुश्मन के विरोध में करेगा, और इस क्योंकि उसके पास हथियार आ रहा है और पैसा भी आ रहा है, तो ऐसे में उसने अपनी डेवलपमेंट करनी बंद कर दी। नतीजा ये हुआ पाकिस्तान का कि इंडिया जो है वो तो कहीं ज्यादा आगे निकल गया, और पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल के लिए इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है, भिखारी हो चुका है, कटोरा लेके खड़ा। तो पहले अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, चाहे 17, आज पाकिस्तान यही तो रोना रो रही है, पाकिस्तान की सरकार यार, पाकिस्तान की सरकार यही रोना रो रही है कि लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, दुनिया की लड़ाई हमने अपने घर में लड़ी, हमारे 80,000 लोग मर गए, हमारे 1 लाख लोग मर गए। भाई अभी तो 80,000 और 1 लाख का तुम दावा ही कर रहे हो, जब ये करोड़ों के, अभी तो पूरी पूरी देश का डिसइंटीग्रेशन होगा तब पता लगेगा। और दूसरों की लड़ाई जब तुम खुद लड़ने लगे, और तुम्हारे को उस टू नेशन थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया, जो कि गलत ही था। उस टू नेशन थ्योरी को जब तुमने अपने देश के अंदर वन नेशन बनाने की कोशिश करी, तो तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि जिस हिंदू से तुम नफरत करके या जिस हिंदू से तुम गुस्सा करके भागे हो यहां से, वो हिंदू ही आपस में कल्चरली, हिंदू असलियत में कोई रिलीजन ही नहीं है, हिंदू रिलीजन ही नहीं है। अब मैं अगर अपने आप को धर्म को मानूं तो मैं वैष्णव हूं, या मैं भागवत हूं, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को मानता हूं तो भागवत हो गए। अब जरूरत थोड़ा ना सारे ही भागवत हो जाएं। अब हो सकता मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो शैव हैं, क्योंकि उनके यहाँ शिव पूजा होती है। मेरी बुआ जी का खानदान जो वो पूरा शिव भक्तों का है, वहां तो कृष्ण भगवान की पूजा ही नहीं होती। अब ऐसी सिचुएशन में चाहे शैव हो गए, चाहे वैष्णव हो गए, चाहे भागवत हो गए, हिंदू धर्म को समझा ही नहीं। और उसके बाद जिस तरीके से कास्ट में, रिलीजन्स में, रीजन्स में, और यहाँ तक कि जो ब्राह्मणों को जिस तरीके से कहा जाता है, ब्राह्मण ही एक दूसरे को अगेंस्ट बोल रहे होते थे। कहाँ तक कि यहाँ तक कि कहा गया कि जो यूपी बिहार के अंदर जो मध्य देश के ब्राह्मण होते थे, या जो क्या नाम है उत्तरापथ के ब्राह्मण होते थे, या जो अवध के ब्राह्मण होते थे, वो कहीं ना कहीं गुजरात के ब्राह्मणों को क्षुद्र समान समझते थे, मलेच्छ समझते थे। तो असलियत में वो जो टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट था वो किसी लायक था ही नहीं, किसी बिहाफ पर, किसी बेसिस पर वो था ही नहीं। जिस बेसिस पर वो टू नेशन थ्योरी बनी, असलियत में वो कंसेप्ट ही खराब था, वो गलत था। अब पाकिस्तान उसे समझ नहीं पाया, और वो अपने ही देश में उसको वन नेशन बनाने के कंसेप्ट में दो पार्ट्स अलग कर लिए। अब उसी वन नेशन के चक्कर के अंदर पंजाबियों को उर्दू सिखा के बैठे हुए हैं, सिंधियों ने उर्दू सीखने से मना कर रखा है, बलूचियों को कह रहे हैं कि तुम अपनी देशभक्ति तभी सिद्ध करोगे जब तुम्हारी रिंगटोन जो है वो पाकिस्तान की फेवर में गाना लगा हुआ होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच कर देखिए, दूसरा देश जो अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों को इस तरीके से नेगेटिव भावना के साथ देखेगा, तो दूसरा देश आके फायदा उठाएगा। तुम्हें रोने का, पाकिस्तानियों को रोने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अब मरने की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले अमेरिका ने इस चीज का फायदा उठाया 1979 से लेकर 1989 तक। जमीन किसकी? पाकिस्तान की। लोग किसके? पाकिस्तान के। मर कौन रहा था? पाकिस्तानी मर रहे थे। फायदा किसको हो रहा था? अमेरिका को हो रहा था। अमेरिका ने खर्च क्या किया? सिर्फ पैसा।
हराया किसको? अपने सबसे बड़े दुश्मन यूएसएसआर को। यानी तुमने अमेरिका और यूएसएसआर की लड़ाई को अपने घर में लड़ा। इससे बड़ा देश बेवकूफ होगा कोई? चलो ठीक है, आपने लड़ दिया। उसके बाद तुम्हारा आउटकम क्या आया? उसका आउटकम अगर काउंट करने को देखा जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ लाशों के ढेर देखे, लेकिन उसे दिल को तसल्ली देने के लिए एक जो चीज अच्छी मिली वो ये मिली कि उसे सक्सेस मिल गई वहां पर अपने फेवर की एक सरकार बिठाने में। और वो अपने फेवर की जो सरकार तालिबान के रूप में बाद में आई, उससे पाकिस्तान ने बहुत फायदा कमाने की सोची, लेकिन वही तालिबान उसकी गले की हड्डी बन गया। फिर अमेरिका दोबारा पाकिस्तान को इस्तेमाल करने गया। आज के दिन पाकिस्तान को अब ऐसे सिचुएशन में 1979 से लेकर अगर 2019 के बीच तक देखोगे तो 40 इयर्स, 40 साल तक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एड यानी कि मदद के दम पर चलता रहा। अब एड के दम पर अगर पाकिस्तान चलेगा दोस्तों, यानी कोई भी देश, आप खुद सोच कर देखिए, आप अब पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ किसी की हेल्प से चल रहे हैं, तो क्या आप खुद कमा पाएंगे? या एक ऐसे इंसान को इमेजिन करके देखिए जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की दी हुई मदद के ऊपर चलता है। अच्छा, इसका एक कंसेप्ट भिखारियों के ऊपर भी देखा गया कि भारत सरकार कितनी कोशिश कर रही है इन भिखारियों को सुधार गृह में लाया जाया जाए और सब चीजें। यानी मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो इन भिखारियों को जो 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 बैगरी है उसको हटाने के लिए, वो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है भाई हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? कहते इन लोगों को एक कंफर्टेबल जोन मिल चुका है। इन्हें पता है कि मैंने कुछ मरा हुआ सा या बहुत ही भावनात्मक टाइप का मुंह बनाना है और बहुत ही ऐसी लुक देनी है, और मैंने ऐसे लुक देनी है, लोग इमोशनल में आके हमारे को पैसा दे जाते हैं। कहते हैं जब हमारे को बिना कुछ किए सिर्फ ऐसे करके पैसा मिल जाता है और शाम तक मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, मेरा खर्चा चल जाता है, मेरा सब कुछ हो जाता है, तो मैं क्यों काम करूं? ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता जैसे सड़क पे खड़े हुए एक भिखारी की हो चुकी है ना, ऐसी ही मानसिकता पाकिस्तान की हो चुकी है। पिछले 40 साल से पाकिस्तान के नेताओं की हो चुकी है। दोस्तों, जब मांगने की आदत पड़ जाए ना, और खासकर अगर आप चौक पे खड़े हो तो बहुत बढ़िया बात है। और वैसे पाकिस्तान की तो लोकेशन ही ऐसी जो चौक पे खड़ा हुआ है, वो क्रॉस रोड्स पे है ना, क्रॉस पे है। अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान के देखेंगे तो यहां पर उसे मांग के खाने की आदत पड़ चुकी है। और 40 साल से ये लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एड और यूरोपियन एड के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी किसी भी देश को पाकिस्तान से कोई भी काम होता है, किसी भी देश को पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई भी काम होगा तो वो देश क्या करेगा? वो देश सिर्फ एक काम करेगा, पाकिस्तान को एड देगा, पाकिस्तान वहां सेटिंग करेगा, डील करेगा, एड लेगा और उसके बाद उस देश का थोड़ा बहुत काम करेगा, पैसा अपने पास। और वो पैसा आम जनता के लिए भी खर्च नहीं हो रहा, ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा, वो सारे का सारा पैसा आईएसआई या फिर आर्मी के खाते में जाता है। मैक्सिमम पाकिस्तान के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। और यही एक रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मांग के खाने की आदत पड़ गई है। अभी तक तो अमेरिका जैसे देशों की आदत थी जो एड देते थे या कुछ भी देते थे, वो चाहे अमेरिकन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के पास जाए, चाहे आईएसआई के पास जाए, लेकिन चला जाता था। पहली बार एक पाकिस्तान को एक ऐसे देश से कर्जा लेना पड़ रहा है, चाइना, जिसके पास एड नाम की चीज ही नहीं है। वो तो सिर्फ गिव एंड टेक की सिचुएशन में है कि मैं अगर आपको पैसा दे रहा हूं तो उससे आपको दो फायदे देने पड़ेंगे। एक, मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करना पड़ेगा, दूसरा इस पर कर्जा देना पड़ेगा, या फिर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। पहली बार अमेरिका और यूरोप से जब रास्ते बंद हुए तो पाकिस्तान ने चाइना का रुख किया। तो चाइना की जो फिलॉसफी है वो क्या है? वो कभी भी एड फ्री में तो देता ही नहीं है। वो एड हमेशा सोच समझ के इस तरीके से देगा कि आप मेरे से एड ले रहे हो तो वो एड नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपको ब्याज पे पैसा दूंगा और मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, दोनों के बदले में रिटर्न्स तो लूंगा ही, साथ में सिक्योरिटी लूंगा। और अगर आप वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। हम्बन टोटा इसका बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों, यही सिचुएशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करी। नतीजा ये हुआ कि उसकी इकोनॉमी आज के दिन बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में है। इकोनॉमी बुरी सिचुएशन होने के साथ साथ एक नई सिचुएशन जो यहां क्रिएट हुई है पाकिस्तान के साथ, वो ये क्रिएट हुई है कि भाई असलियत में पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी ना होने की वजह से अब उसकी दुनिया में लगभग हर देश के साथ गेट्स बंद हैं। कुछ यहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी काफी काम आई है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के रिलेशन में हुआ, चाहे वो यूएई के रिलेशन में हुआ, चाहे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के नाम पे हुआ, चाहे अफगानिस्तान के अंदर रोल प्ले के नाम पे हुआ। पिछले 20 साल में पाकिस्तान की कमर तोड़ के रखी हुई है, चाहे एफएटीएफ के मामले में हुआ, चाहे टेररिज्म के मामले में, चाहे ब्लैक मनी के मामले में, पाकिस्तान की कमर तोड़ के रखी हुई है और पाकिस्तान को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। और ये इंडियंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है यहाँ पर।
ये इंडियंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान नहीं कर पाया, चाइना से लोन पे लोन लिए जा रहा है। नतीजा ये है, अब चाइना वहां पर एक तो वहां की जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको कैप्चर कर रहा है, और दूसरा जिस तरीके से अमेरिका की पेंटागन ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके अकॉर्डिंग चाइना पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश करने जा रहा है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट कहो या कैसे भी कहो, या पाकिस्तान के अंदर अपना स्ट्रांग होल्ड बनाए रखने के लिए काम आएगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि असलियत में पाकिस्तान की अपनी आर्मी का होल्ड भी अपनी कंट्री में नहीं रहेगा, वो भी चाइना के हाथ में चला जाएगा। यानी हमने जो अपना टॉपिक 4-5 चीजों के ऊपर शुरू किया था, टेरिटरी वो इनकी बची नहीं है, वो डिवीजन से है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है। सॉवरनिटी, और उसके बाद रही सही कसर, टेरिटरी चाइना के पास जा रही है, मेन पार्ट्स। सॉवरनिटी वो है नहीं, क्योंकि पहले अमेरिका के पास गिरवी रखी हुई थी, बाद में सऊदी अरेबिया वगैरह के पास, आज के दिन चाइना के पास। डिफेंस वो कमजोर होता जा रहा है और वो सीधा सीधा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। इकोनॉमी कलेप्स कर चुकी है, गवर्नमेंट की कोई औकात नहीं। जब ये पांचों की पांचों चीजें हैं तो नेशन नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। बस अब वो सिर्फ और सिर्फ चाइना अमेरिका के रहमो करम पर है, और जिस दिन इन दोनों में से किसी की भी पॉलिटिक्स में इम्बैलेंस हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान होगा, मिठाई भी खिला देंगे। ज्यादा दूर नहीं हो, पॉसिबली 1 दशक के अंदर आपको ऐसा नजर आ सकता है, क्योंकि इस कंट्री का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ नया लोन इसलिए ले रहे हैं ताकि पुराने लोन को उतार सकें, उसके इंटरेस्ट को उतार सकें और डिफॉल्ट होने से बच जाए। और चाइना जो है दिन पर दिन अपनी कंडीशंस जो है वो मजबूत रिजिड करता जा रहा है, जिसका नतीजा जो है आने वाले टाइम में पॉसिबली खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए तो मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि हाँ, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब आप पूछेंगे ये एग्जैक्टली कब होगा, तो देखो मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में होगा जरूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी समय के हिसाब से हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।